विवेक को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों ने कौन से कमरे को खोला था या सुनैना किस दरवाजे के पास खड़ी थी। आगे के कमरे और पीछे वाले कमरे एक जैसे ही लग रहे थे। वो टॉर्च की रोशनी हर कमरे के दरवाजे पर डालने लगा। तभी एक कमरे से उसे अंदर किसी के होने का एहसास हुआ। अपनी सांसें रोककर वह दबे पांवों से कमरे की ओर बढ़ने लगा। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने आवाज लगाई, सुनैना। विवेक के दस्तक देते ही कमरे के अंदर से किसी की अजीब सी हंसने की आवाज आई, मानो कोई अपने मुंह पर हाथ रखते हुए शर्माते हुए हंस रहा हो। आवाज अजीब इसलिए लग रही थी क्योंकि ना पूरी तरह मर्द की आवाज थी ना औरत की, जैसे दोनों एक साथ दबी आवाज में हंस रहे थे। वो दोबारा दस्तक देता कि तभी टॉर्च की रोशनी डालते हुए सीढ़ियां उतरकर सचिन और अतुल दोनों नीचे आते हुए दिखाई दिए। विवेक को एक कमरे के बाहर इस तरह से पहरा देते देखकर दोनों उसके पास गए। टॉर्च की रोशनी विवेक के चेहरे पर मारते हुए अतुल ने उसे गर्दन के इशारे से ही पूछा। विवेक अतुल के पास जाते हुए दबी आवाज में बोला, सुनैना। सुनैना कहाँ है? विवेक काफी घबराया हुआ था। हड़बड़ाते हुए वो बोला, सुनैना कहीं गायब हो गई है। क्या? सचिन और अतुल दोनों चौंक गए। मतलब इसी दरवाजे के पास खड़ी थी पर अचानक से कहीं गायब हो गई। शायद वो रूम के अंदर गई है। शायद का मतलब क्या है? तुम्हें पूरा यकीन है कि सुनैना इसी कमरे के भीतर गई थी? हाँ, मतलब वो चमगादड़ मेरे ऊपर झपटा तो मेरा ध्यान हट गया। मुझे लगता है वो इसी कमरे में होगी। पहली बात तो समझ लो कि इस बंगले के भीतर तो क्या, यहाँ आसपास के जंगल में कुछ दूरी तक चमगादड़ तो क्या, कोई भी जानवर हमने तो नहीं देखा, इसलिए यहाँ चमगादड़ अब तक तो हमने नहीं देखा। और दूसरी बात, हमें अंदाजे पर नहीं चलना है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन मैंने तो दरवाजा। विवेक बात करते हुए आधे में ही रुका, पर विवेक की बातें सुनकर अतुल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कहीं तुमने दरवाजे पर दस्तक तो नहीं दी या सुनैना को आवाज तो नहीं लगाई ना? विवेक के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। नहीं तो। अतुल की बात सुनकर सचिन एकदम से बोल पड़ा, सही किया, आवाज दस्तक कुछ भी नहीं देनी। क्यों? दरवाजे पर दस्तक देना मतलब उस शैतान को बुलाना। मतलब? धीरे धीरे सब समझ जाओगे। अब हमें दोनों को ढूंढना होगा, पहले सुनैना को और फिर राहुल को। पर सचिन, सुनैना इसी कमरे के पास गायब हो गई है, हमें कोशिश करनी चाहिए। कोशिश? हाँ, तुम्हें शायद पता नहीं हम किस मुसीबत में फंसे हैं। मुसीबत? विवेक की आवाज डर के मारे कांप रही थी। हाँ, मुसीबत। तुमने छलावा के बारे में सुना है? हाँ, पर वो तो रास्ता भटका देता है ना। मौत उस वक्त ज्यादा डरावनी नहीं होती जब वो हमारे सामने हो, बल्कि मौत का खौफ उस वक्त ज्यादा लगने लगता है जब मौत हमारे आसपास फैले काले गहरे अंधेरे में कहीं छुपी हो और हमें नजर भी ना आए। वो हम पर इसी काले अंधेरे से नजर रखती है, हमारे डरे हुए दिमाग के साथ खेलना शुरू करती है, डराकर हमारे थकने का इंतजार करती है, और जब हम थककर अपनी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने शुरू करते हैं, उस वक्त हम पर झपटा मारकर खत्म कर देती है। सचिन ने दोबारा सबके डरे चेहरे पर नजर डाली और कहा, जो सच होता है वो हमारी नजरें नहीं देख सकती, और जो नजर आता है वो सच नहीं होता। अब सोचो, ऐसा ही छलावा हमें किसी ऐसे घर में गोल गोल घुमाने के लिए क्या करेगा, और हम अपने साथी को आवाज लगाते या दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो वो आत्मा हमारे दिमाग के साथ खेलना शुरू करेगी, जैसे शिकार के ऊपर झपटने से पहले कोई बहसी भेड़िया अपने शिकार के साथ खेलते हैं। सचिन की बातों से अतुल और विवेक के बदन में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। डर से मानो उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब हमें क्या करना होगा? ना आवाज देनी है और ना ही दरवाजे पर दस्तक देनी है। हम इस घर में हैं और इस घर में जिंदा रहने के लिए रूल्स फॉलो करने हैं। सचिन ने अपने ऊपर के पॉकेट पर लगा पेन निकालने के लिए हाथ ऊपर उठाया, तभी दर्द से उसके मुंह से आवाज निकली, ये जख्म कैसे लगा? विवेक ने टॉर्च की रोशनी में खून से लथपथ उसका हाथ देखा और दंग रह गया। सचिन की हालत देखकर अतुल ने अपनी जेब से पेन और एक कोरा कागज निकाला। तभी धीमी आवाज में सचिन ने अतुल और विवेक की ओर देखा, ये याद रखना, दरवाजे पर दस्तक नहीं देनी। जो अंदर है उसे हमारे होने की जानकारी देने के लिए अपना नाम कागज पर लिखकर दरवाजे के नीचे से बंद कमरे के अंदर की ओर धकेलना है। अतुल ने उस कागज पर तीनों का नाम लिखा और दरवाजे के नीचे से अंदर धकेला, साथ ही पेन भी अंदर की ओर सरकाया। सब सांस रोककर उस कागज को देखने लगे।
अंदर उन्हें किसी के होने की आहट महसूस हुई। सब सांस रोककर अंदर से आने वाली हर एक छोटी से छोटी आवाज को सुनने की कोशिश करने लगे। विवेक दरवाजे के नीचे से उस कागज को देख रहा था। सचिन और अतुल दोनों कान लगाकर अंदर की आवाज सुन रहे थे। सुनैना ने कागज पर अपना नाम लिखा और धीरे से वो उस कागज को दरवाजे के नीचे से बाहर की ओर सरकाने लगी। बाहर सब सांस रोककर दरवाजे के नीचे से आने वाली हर एक हलचल पर नजर रखे हुए थे। सुनैना ने कागज धीरे धीरे सरकाना शुरू किया और कागज बाहर सरकाकर सुनैना भी बाहर से आने वाली आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। विवेक, अतुल और सचिन तीनों सांस रोककर दरवाजे की ओर देख ही रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी, इतनी जोर से मानो कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तीनों एक झटके से पीछे हट गए। उस दरवाजे के भीतर सुनैना नहीं थी, शायद कोई भयानक आत्मा उस कमरे के अंदर से सबको चेतावनी दे रही थी कि तुम सबका बुरा वक्त आ रहा है। वो दस्तक सुनैना ने भी साफ साफ सुनी और डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए मुंह को भी अपने हाथों से दबाकर रखा। वो उन सब के पीछे के कमरे में थी। कुछ देर तक वो आवाजें लगातार आती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर छा गया। अब सबको आवाज आ रही थी तो केवल अपनी तेज हुई सांसों की। सब अपने भीतर के डर को दबाने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें खुद नहीं पता था कि ऐसा कब तक और कितनी देर तक बर्दाश्त करने वाले थे। वक्त मानो कछुए की चाल जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राहुल मिलेगा या नहीं, इसका तो किसी को पता नहीं था, पर जो साथ थे वो भी बिछड़ रहे थे। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। अपने डर पर काबू रखते हुए सुनैना ने जेब में हाथ डालकर माचिस की डिब्बियां निकाली। डर भरी आंखों से चारों ओर देखते हुए माचिस की तिल्ली से मोमबत्ती जलाई और नीचे जमीन पर एक जगह रख दी। उस मोमबत्ती की वजह से कमरा थोड़ा रोशन हो उठा। टॉर्च हाथ में लेकर वो कमरे का एक एक कोना ठीक से देखने लगी। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अब वो अपने दोस्तों से बिछड़ चुकी थी और अब वो एक अकेली अनजान अंधेरे कमरे के भीतर खौफनाक सन्नाटे में खड़ी थी। इस बंगले में आने के बाद डर क्या होता है उसे महसूस होने लगा था और उसी डर की वजह से उसके माथे पर पसीने की बूंदें जमा होने लगी। केवल माथे पर ही नहीं बल्कि पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया था। कान के पीछे से पसीने की बूंदें धीरे धीरे नीचे गर्दन तक आ रही थी। डर के मारे सुनैना का गला पूरी तरह से सूख गया था। वह एक एक कदम बढ़ाते हुए कमरे में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। टॉर्च की रोशनी में हर एक कोना गौर से देख रही थी। इस कमरे में भी राहुल के होने का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। तभी कमरे के दाएं कोने में उसे कुछ दिखाई दिया। अपनी टॉर्च की रोशनी डालते हुए उस चीज को गौर से देखा, जैसे एक पुरानी किताब पड़ी हुई दिखाई पड़ी, जिस पर धूल की एक मोटी परत जम गई थी। थोड़ी हैरानी से उस किताब को उठाकर सुनैना टॉर्च की रोशनी में देखने लगी। इधर सचिन, अतुल और विवेक तीनों एक जगह पर सुनैना को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी सचिन थोड़ा घबराकर धीमी आवाज में बोला, हम एक बात भूल रहे थे। क्या? अतुल ने पूछा। हमने दोनों फ्लोर पर रोशनी डालकर उजाला किया है, पर हमने ये नहीं देखा कि इस बंगले को बेसमेंट भी है या नहीं। अगर नहीं तो हम किस्मत वाले हैं, और अगर है तो समझ लेना हमारी लग चुकी है। मतलब अगर बेसमेंट है तो वहां रोशनी करनी होगी, और अब तक वहां अंधेरे का मतलब वो आत्माएं हमारी चारों ओर मौत बनकर मंडरा रही है। हमें मारकर वो उसी जगह घसीट कर ले जाएंगी। अंधेरा उनकी ताकत होती है और उजाला कमजोरी, इसलिए बेसमेंट ढूंढना होगा। पहले सुनैना को ढूंढते हैं। एक काम करते हैं, तुम सुनैना को ढूंढो, हम बेसमेंट कहाँ है देखते हैं। यार मुझे अकेला मत छोड़ो, विवेक डरी सहमी आवाज में कहा। सचिन ने विवेक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अकेले हो पर यहाँ उजाला हो चुका है, ओके? और फिर रूल्स याद रखना, कोई भी दरवाजा मत खटखटाना। रात के 1:30 बज चुके थे। सचिन और अतुल दोनों दूसरी तरफ चले गए। अब उस जगह विवेक अकेला था। हर दरवाजे के नीचे टॉर्च की रोशनी डालते हुए चलने लगा। इधर किसी अनजान कमरे के भीतर फंसी सुनैना टॉर्च की रोशनी में किताब को ठीक तरह से देखने लगी। किताब काफी पुरानी लग रही थी। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और किताब जमीन पर रखकर टॉर्च की रोशनी में किताब के पन्ने पलटने लगी।
उस किताब के पहले ही पन्ने पर काली पेंसिल से बनाया मकड़ी के जाल का चित्र था। उस मकड़ी के जाल में फंसे छोटे छोटे कीड़े भी दिखाई दे रहे थे और बीच में वो मकड़ी। बड़ी अजीब सी किताब थी। दरअसल वो एक किताब नहीं बल्कि ड्राइंग बुक थी, जिसमें पेन और पेंसिल से हाथों से बनाए गए बेरंग चित्र थे। अजीब अजीब तरह की आकृतियां, जैसे कोई अजीब सा काला साया सफेद कागज पर उतर गया था। पर हर आकृति में उस चित्र की आंखें इस तरह बनाई गई थी मानो वो आप ही को देख रही हो, जैसे कोई जीवित इंसान अपने सामने वाले इंसान पर नजर रख रहा हो। एक चित्र ऐसा था कि एक इंसान के आंखों से कुछ डरावनी आकृतियां खून चूस कर उसे मार रही हो। अगली आकृति में केवल एक हड्डियों का ढांचा बनाया था, जिसका खून चूस कर निकालने की वजह से बचा हुआ मांस हड्डियों से चिपका हुआ हो। इस तरह की डरावनी आकृतियां। उसने दोबारा पन्ने पलटने शुरू किए। सुनैना ने पन्ना पलटा और वो चित्र देखकर उसके दिल में अजीब सा डर जागने लगा। वो डरी सहमी आंखों से कागज पर उतारी पेंटिंग निहारने लगी। चित्र में वीरान जंगल के बीच एक औरत की डरावनी आकृति थी, जिसका पीछे का हिस्सा कागज पर उतारा था। सूखे पेड़ों की टहनियां, जमीन पर मरे जानवरों के शव, इन सबको देखती वो औरत, उसके काले घने खुले बाल घुटनों से भी नीचे तक आ रहे थे। हाथों में चूड़ियां, सफेद साड़ी के नीचे से दिखने वाली पैर की एड़ियां। सुनैना को कुछ अजीब सा लगा। उस औरत के पैर आगे की तरफ थे और चेहरा उल्टी दिशा में। शायद उसका चेहरा आगे की तरफ ही बालों में ढका होगा। इतना अजीब चित्र कौन और क्यों बनाएगा? बालों के बीच उस औरत की सफेद आंखें दिखाई देने लगी। ये देखकर सुनैना के दिल की धड़कन ही रुक गई। वह हैरान हो गई। अभी तो चेहरा बालों से ढका था, अब ये आंखें? टॉर्च की रोशनी में वो पेंटिंग कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। उस पेंटिंग से औरत की आंखें जो मानो चित्र से सुनैना को ही घूरे जा रही थी। सुनैना ने चित्र पलटा। अगले चित्र में वही औरत केवल एक बाजू में खड़ी हुई दिखाई देने लगी। फिर अगले चित्र में वो जैसे थोड़ी आगे बढ़ी। सुनैना एक एक करके पन्ने पलटती गई और मानो वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए किताब से बाहर निकलने लगी। सुनैना के हाथ कांप रहे थे। उसका बदन पसीना पसीना हो गया था। हिम्मत जुटाकर उसने आखिरी पन्ना पलटा और सन्न रह गई, क्योंकि पन्ना खाली था और नीचे लाल खून जैसी स्याही से लिखा था, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जैसे ही वो शब्द सुनैना ने पढ़े, वैसे ही ठंडी हवा का एक झोंका उसकी गर्दन के पसीने को छूते हुए जमीन पर रखी जलती मोमबत्ती को बुझाकर चला गया। हवा के झोंके से सुनैना के बदन पर एक तेज सिहरन दौड़ गई, मानो उसे किसी ने छू लिया हो। और अगले ही पल उसके हाथ में रोशनी का एक लौता सोर्स, उसकी टॉर्च भी बंद होने लगी। टॉर्च शुरू करने के लिए उसने एक दो बार टॉर्च पर जोर से हाथ मारा, पर वो दोबारा बंद हो गई। अब उस कमरे में ना टॉर्च की रोशनी थी और ना ही मोमबत्ती की। अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि मानो किसी ने नुकीले हथियार से आपकी दोनों आंखें फोड़कर आपको अंधेरे कमरे में ही छोड़ दिया हो। सुनैना कुछ समझ पाती, तभी उसके पीछे फैले काले घने अंधेरे से कोई रेंगता हुआ उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ महसूस होने लगा। डरी सहमी सुनैना ने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला, पर वो कब का बंद हो चुका था। दूसरी पॉकेट में से उसने माचिस की डिबिया निकाली और थर थर कांपते हाथों से तीली जलाने की कोशिश करने लगी। 4-5 तीलियां टूट गई, पर एक भी तीली नहीं जला पाई। वह आहट अब धीरे धीरे तेज होने लगी और डर के मारे सुनैना के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो आवाज अब धीरे धीरे उसके नजदीक आने लगी और उस खौफनाक आवाज की वजह से उसे रोना आ रहा था। तीली जलाते वक्त झटके से माचिस की डिबिया नीचे गिर गई और सुनैना की बची कुची हिम्मत भी टूटने लगी। वह दोबारा अपनी दूसरी जेब में हाथ डालकर लाइटर निकालने लगी। वह काफी घबराई थी। डर मानो किसी जहर की तरह उसकी नस नस में घुलकर उसके दिमाग को लाचार बना रहा था। खटखट आवाज करते हुए उसने लाइटर शुरू करने की कोशिश की, पर केवल एक चिंगारी जैसे लाइटर से निकल रही थी। लाइटर को जलाते वक्त वह अपनी खौफ से भरी नजरें काले घने अंधेरे में चारों तरफ घुमाने लगी। उसने 2-3 बार लाइटर अपने दूसरे हाथ पे दे मारा और फिर कोशिश करने लगी। लाइटर शुरू हो गया। लाइटर की धीमी सी लौ को देखकर
जैसे उसकी जान में जान आ गई। लाइटर की रोशनी में नजरें घुमाते हुए उसने जमीन पर रखी मोमबत्ती उठाई, पर डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे तैसे उसने मोमबत्ती जलाई और सब कुछ शांत हो गया। दोबारा एक गहरा सन्नाटा उस जगह छा गया। मोमबत्ती की धीमी जलती लौ उस कमरे के अंदर पहले खौफनाक अंधेरे को चीरती हुई अपनी पीली धुंधली सी रोशनी बिखेरने की कोशिश कर रही थी। उस सन्नाटे से एक अजीब सी गंध उसे महसूस होने लगी। वह बदबू इतनी गंदी थी कि अब उसे उल्टी आने लगी। जैसे तैसे उसने जमीन पर रखी वो किताब उठाई और दाएं हाथ में वो किताब कसकर पकड़ ली। पर इतनी तेज बदबू। वह खुद से ही बात कर ही रही थी कि तभी उसे राहुल की एक बात याद आ गई। एक बार एक वीडियो में राहुल ने कहा था कि अगर किसी वीरान पड़ी जगह या किसी एक कमरे में अचानक से तेज बदबू आने लगे तो समझ लेना वहां कोई बुरी और खतरनाक आत्मा का बसेरा है। और अचानक से फैलने वाली बर्दाश्त के बाहर हो रही इस बदबू का मतलब जरूर वो आत्मा यहीं कहीं मौजूद है। उसने अपने हाथों में पकड़ी मोमबत्ती की लौ उसकी तेज सांसों की वजह से फड़फड़ाने लगी। अपनी सांसों पर काबू रखते हुए पीछे मुड़ी। मोमबत्ती की उस धुंधली रोशनी में उसकी नजर कमरे के भीतर हर कोने में पहुंच रही थी, पर पूरा कमरा खाली था। पर वो आवाज कहीं से तो आ रही थी और ज्यादा दूर भी नहीं, उसी के पास काफी नजदीक से। तभी पीछे से उसे अपनी गर्दन पर हवा के झोंके की ठंडक महसूस हुई। वह समझ चुकी थी कि वो जो कोई भी है वह जमीन पर नहीं बल्कि उसके सर के बिल्कुल ऊपर आ चुका है। सर के ऊपर वाली छत पर वो छिपकली की तरह चिपक कर नीचे देख रहा है। अपनी सांसें रोककर उसने दाईं तरफ नजर डाली। केवल 2 कदमों की दूरी पर उस कमरे से बाहर निकलने वाला दरवाजा था। सुनैना ने अपनी नजरें उस दरवाजे पर गड़ाई। उसे थोड़ी हिम्मत करके दरवाजे से बाहर निकलना था, पर डर उसकी रग रग में जहर की तरह फैल रहा था। पर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई, गहरी सांस लेते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी। और तभी एक हवा के झोंके से उसके हाथ में जलने वाली मोमबत्ती बुझ गई। विवेक हर दरवाजे पर रोशनी डालता हुआ चल रहा था कि तभी एक दरवाजे के पास उसे कुछ लिखा हुआ कागज दिखाई दिया। टॉर्च की रोशनी डालते हुए उसने वो कागज उठाया। वो अपनी सांसें रोककर दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई आवाज या आहट जैसी किसी चीज का जायजा लेने लगा, पर उसे किसी के होने की आहट महसूस तो नहीं हो रही थी। उसने धीरे से दरवाजे की कुंडी सरका दी और कमरे के भीतर गया। इधर लाख ढूंढने पर भी अतुल और सचिन को तय खाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। दोनों परेशान होकर हर एक चीज हर एक जगह तलाश कर रहे थे। तभी जेब से मोमबत्ती निकालने की कोशिश में सचिन के हाथ से टॉर्च फिसलकर नीचे गिर गई और उस आवाज से दोनों चौंक गए। आवाज से साफ साफ लग रहा था कि नीचे की ओर खाली जगह है। मतलब वो जहां खड़े थे वह फ्लोर लकड़ी का बना हुआ था। नीचे गिरी टॉर्च घूमते हुए एक जगह पर रुक गई। टॉर्च की रोशनी में अतुल को दीवार के सामने ही लगभग 5 फीट की एक लकड़ी की अलमारी दिखाई दी, पर सचिन का सारा ध्यान लकड़ी की फ्लोर पर था। उसने नीचे गिरी टॉर्च उठाई और घुटनों के बल बैठ हाथों से नीचे की जमीन टटोलने लगा। तो अतुल ने भी अपनी टॉर्च की रोशनी अलमारी की तरफ की। अतुल की नजर अलमारी के खुले दरवाजे पर गई, पर वो दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। सचिन को कुछ बिना बोले दबे पैरों से अतुल उस अलमारी की तरफ चलने लगा और सचिन जमीन पर पैर की आवाज करते हुए सीढ़ियां होने के सुराग ढूंढने लगा। पीछे अतुल अलमारी के पास पहुंच गया और अलमारी का दरवाजा खोलने लगा। दरवाजा खोलने की आवाज से सचिन चौंक गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।